यस सर। तो अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है? अच्छा, मेरी तरफ से म्यूट है, सॉरी। आवाज क्लियर आ रही है बच्चे आप सभी लोगों को? ऑल गुड? यस अच्छा, ठीक है। चलो, फिर बच्चे सीआरपीसी का सेशन है, सीआरपीसी के सेशन को हमको आज कंप्लीट करना है। और आज की जो क्लासेस हैं दोनों की दोनों बहुत ही मिक्स्ड बैग है। मिक्स्ड बैग इन द सेंस, कुछ प्रोविजंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रोविजंस है जो उतने ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि मैं बताता चलूंगा हर एक सेक्शन के साथ। पर समझो, पहले कॉन्टेक्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 173 तक पढ़ा दिया था। मतलब मोटे तौर पर अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की बात करूं, जनरल प्रक्रिया की बात करूं, तो उसका खात्मा हो गया था पुलिस रिपोर्ट की सबमिशन के साथ। ठीक है, पुलिस जो है रिपोर्ट को सबमिट कर रही थी और जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है वो लगभग लगभग खत्म हो रही थी। अब हमारे पास जहां तक इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है उसमें 3 सेक्शंस और बचते हैं। वैसे मोटे तौर पर कहानी खत्म हो गई है, बस 3 सेक्शंस और हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 174 बच्चे। सेक्शन 174 के बाद पढ़ेंगे 175 और 175 के बाद पढ़ेंगे 176। और ये जो तीनों ही सेक्शंस हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ऐसे 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 सेक्शन है जिनसे हो सकता है, देयर आर चांसेस कि कभी कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कम चांस है पर हो सकता है कि सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पर इजी है, थोड़े से लेंथी है। देखो टाइम कंज्यूमिंग तो है, हमारे खा जाएंगे ये 15 से 20 मिनट, नो डाउट खा जाएंगे, बट हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले तो इन 3 सेक्शंस को कवर करना है, पर ये मेरा मेन एजेंडा नहीं है आज का। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो शुरू होता है सेक्शन 177 से। बच्चे आप सभी को याद होगा, मैंने सीपीसी में पढ़ाया था आपको, सेक्शन 15 से डिस्कशन शुरू किया था प्लेस ऑफ सुइंग, कि केस फाइल करें तो कहां फाइल करें, सिविल। तो मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ एक्शन वाला कॉन्सेप्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सिचुएशन, मूवेबल प्रॉपर्टी वाली सिचुएशन। पर वो सारी स्थिति थी कौन सी? सिविल लॉ की, जिसमें कॉज ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट था, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, और उसके आधार पर हम डिसाइड कर रहे थे कि किसी भी केस को कहां पर चलाना है, किस कोर्ट के पास जाएगा। पर क्रिमिनल केस में क्या आधार होता है, व्हाट इज द लॉजिक डिसाइड करने का कि कोई भी केस जो है वो यहां चलेगा या वहां चलेगा? क्योंकि अभी तक जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े सब में हम लोग प्रिज्यूम कर रहे थे कि ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, इसके पास जुरिस्डिक्शन होगा। पर अभी तक हमने इस बात पर चर्चा ही नहीं की कि क्या आधार है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होने का। व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द लॉजिक? क्रिमिनल केसेस में हम किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस बात पर डिसाइड करते हैं, तो वो समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये वाली जो बात है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये शुरू होती है सेक्शन 177 से। और ये 177 से 78, 79, देन कम्स 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, हमारे सेक्शन 189 तक जाती है। तो 177 टू 189, ये सारे के सारे सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के साथ हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस किस कोर्ट में चलेगा। ठीक है, तो ये बात है, आज का जो मेन एजेंडा है वो हमारा यही है। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीआरपीसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत फंडामेंटल पॉइंट होता है कि कोई भी केस कहां चलेगा। क्योंकि कोई भी केस जब उसकी शुरुआत होती है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो जुरिस्डिक्शन का ही उठता है, कि जहां पर केस चल रहा है वो कोर्ट सक्षम है भी उस केस को, उस कार्रवाई को चलाने के लिए या नहीं। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना हमारे सब लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं सेक्शन 174 को, 175 को और 176 को, जिससे कि हम जल्दी से अपने मेन एजेंडा पे आ जाएं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आ जाओ सभी लोग, अपने स्टैट्यूट को खोल लो, 174 सेक्शन को निकाल लो। ठीक है, आ जाओ। जो सबसे पहला सेक्शन है इन 3 सेक्शंस के ग्रुप में, तीनों एक ही चीज के बारे में है। ये बात करता है बच्चे किसकी? सुइसाइड की।
तो बहुत स्पेसिफिक है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। किसकी बात करता है? सुसाइड की। पर सुसाइड के सिचुएशन में क्या है, जो पुलिस है उसको जिम्मेदारी दी जा रही है। और क्या क्या जिम्मेदारी है पुलिस की? इंक्वायरी करने की और रिपोर्ट दाखिल करने की। तो किसी भी सुसाइड की सिचुएशन में पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि उसको इंक्वायरी करनी और रिपोर्ट दायर करनी है, बस इतना ही है। अब इतने सारे शब्दों में उसी बात की व्याख्या होगी, तो जल्दी से सुनेंगे, बहुत ज्यादा अटकेंगे नहीं, बस आप सुनते चलो चीजों को। जब भी जो हमारा थाना इंचार्ज है किसी भी पुलिस स्टेशन का, या कोई भी दूसरा पुलिस वाला जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पावर दे रखी है, अगर इनमें से किसी को भी, थाना इंचार्ज को या इस पुलिस ऑफिसर को, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ध्यान से देखना बच्चे, जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है और वो इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। क्या कर लिया है? सुसाइड कर लिया है। तो अगर थाना इंचार्ज को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने चुना है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है या उसकी हत्या कर दी गई है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी जानवर के द्वारा, या फिर किसी मशीन से, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है। अब आप देख रहे हो, जिसकी बात हमने सुसाइड से शुरुआत करी वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसे समझ लो। अब वो जान आत्महत्या की वजह से जा सकती है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति ने हत्या कर दी हो सकता है किसी जानवर ने मार दिया हो सकता है किसी मशीन से मर गया हो, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है वो रीजनेबल, शब्दों को देखना बच्चे, रीजनेबल सस्पिशन, उचित संदेह पैदा कर रही हैं कि इसकी हत्या की गई है, किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया है। अगर इनमें से कोई भी स्थिति बन रही है, जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है हमारे थाना इंचार्ज को या उस पुलिस ऑफिसर को, उस इंफॉर्मेशन में से इनमें से कोई भी बात झलक रही है, फिर वो चाहे सुसाइड की हो, हत्या की हो, जानवर की हो, मशीनरी की हो, एक्सीडेंट की हो, या कोई भी परिस्थिति जिसकी वजह से रीजनेबल सस्पिशन आ रहा हो कि उस मृत व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया गया था, कोई सा भी कोई अपराध हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारे थाना इंचार्ज साहब है या पुलिस ऑफिसर जो साहब हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, और अगर मैं बोलूं तो उनकी ये बाध्यता है कि वो जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानकारी देंगे। किसको जानकारी देंगे? अब ध्यान से देखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बच्चे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव विंग, डीएम, एसडीएम, एडीएम, वो सब लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देंगे। और ये इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए होगी? इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए होगी। अब ये इंक्वेस्ट क्या होता है? वैसे तो बच्चे अगर इसकी लीगैलिटी में जाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं अगर आम भाषा में आपको बताऊं, इंक्वेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो उस सिचुएशन की सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो बच्चे चीज वही है, पुलिस करती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोल देते हैं, जज साहब कराते हैं तो उसको इंक्वायरी बोल देते हैं, वैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं तो उसको बोल दिया है क्या? इंक्वेस्ट। क्या बोल दिया है? इंक्वेस्ट। तो क्या सीखा हमने कि वो जो थाना इंचार्ज है और वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसको उन सारी परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, वो क्या कर रहा है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जानकारी दे रहा है, जिससे कि वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सके। और जब तक कोई दूसरा बात ना कहे, कोई भी रूल जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है या फिर किसी भी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के अंदर कोई दूसरी बात निकल के ना आए जो किसी डीएम साहब ने या एसडीएम साहब ने निकाला हो, तो वो जो पुलिस वाला है वो उस जगह पर जाएगा जहां पर उस मृत व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ है, पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, और
दो या दो से ज्यादा रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स की प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेगा और उस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार रिपोर्ट को बनाएगा। क्या बनाएगा? रिपोर्ट को बनाएगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि कोई भी जो पुलिस वाला है या थाना इंचार्ज है जिसको जानकारी प्राप्त हो रही है किसी की हत्या के बारे में, किसी की मृत्यु के बारे में, तो वो क्या कर रहा है? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो वो कर रहा है? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ वो उस जगह पर जा रहा है जहां पे वो डेड बॉडी है और जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है उसको कर रहा है और उसके आधार पर रिपोर्ट बना रहा है। ये सारी चीजें हम पिक्चर में देखते हैं ना, पुलिस आती है, सबको अलग कर देती है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो उस डेड बॉडी के आसपास, उस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होगा? वो वहां पे देखने की कोशिश करेगा कि क्या वजह हो सकती है उस व्यक्ति की मृत्यु की, वो क्यों मरा होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। और अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेगा कि उसने क्या क्या घाव देखे, क्या क्या चोटें देखी हैं उस डेड बॉडी के शरीर पर, क्या कोई भी फ्रैक्चर है बॉडी में, क्या कोई भी ब्रूजेस हैं या कोई भी चोट के निशान हैं जो उस बॉडी पर दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, क्या आसपास से कोई हथियार प्राप्त हुआ है या ऐसा कोई शक है कि इस व्यक्ति की हत्या किसी स्पेसिफिक हथियार से हुई है, बंदूक से हुई है, तलवार से हुई है, गोली से हुई है, जो भी उन चोटों को देख के लग रहा हो। मतलब ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर अब देखो पुलिस वाला कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या हुआ, कब डेथ हुई, वो सारी चीजें, पर जो उसको अपनी आंखों से दिख रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी वो जज कर पा रहा है उस डेड बॉडी को देख के कि क्या वजह हो सकती है, जैसे अगर गोली का निशान दिख रहा है तो ऑब्वियसली किसी ने गोली मारी है, क्या क्या चोट के निशान है, फ्रैक्चर है या नहीं, ठीक है, क्या हथियार इस्तेमाल किया गया होगा, ये जो सारी बेसिक सी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं उस डेड बॉडी को देख के, वो सारी चीजों को वो पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी रिपोर्ट में रिकॉर्ड करेगा। तो पुलिस वाले की क्या जिम्मेदारी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना और उस जगह पे जाके ये छानबीन करना। ठीक है। सारी सिचुएशन में, चाहे सुसाइड हो, चाहे हत्या हो, चाहे मशीनरी की वजह से डेथ हो, चाहे एनिमल की वजह से, या कोई भी सस्पिशियस सिचुएशन हो। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 2। पर आप याद रखना बच्चे, ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं इट इज स्पेसिफिक टू डेथ। यहां पे सारी सिचुएशन वही है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, फिर वो चाहे हत्या हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, पर किसी की मृत्यु होना जरूरी है, तभी ये सेक्शन लगेगा 174। इस बात को समझना आप। अब ये जो रिपोर्ट बनाई गई है जिसको हमने बनाया अभी सबसेक्शन 1 में के अंदर, उसको साइन करेगा वो पुलिस वाला, और साथ ही साथ मैंने बोला ना कि आसपास के लोग मौजूद होंगे, रेस्पेक्टेबल लोग मौजूद होंगे जब ये पुलिस सारी कार्रवाई कर रही होगी, उन लोगों के भी साइन लेगा पुलिस वाला उस रिपोर्ट के ऊपर, जो भी वहां पे मौजूद हों, जो भी ठीक लगे कि इतने साइन सही रहेंगे, जरूरी नहीं है कि 50 खड़े हैं तो 50 के साइन लो, जो भी 2 3 4 जिसके भी सही लगे। और उसके बाद तुरंत के तुरंत, ध्यान से देखना बच्चे, तुरंत के तुरंत, इस बात की बड़ा महत्व होता है, तुरंत के तुरंत उस रिपोर्ट को किसको भेज देगा? ध्यान से देखना बच्चे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, एसडीएम साहब को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट पिक्चर में आ ही नहीं रहा है। इन्फॉर्म भी तुरंत के तुरंत किसको किया था? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, मतलब डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। और रिपोर्ट भी किसको सबमिट कर रहा है? डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो बिल्कुल एब्सेंट है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट बनाई है उस पर हस्ताक्षर कर लिए, खुद के औरों के करवा लिए, और उसको डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास भेज दिया। फिर आया हमारा सबसेक्शन 3, और ये सबसेक्शन 3 कहता है कि जब भी, बड़ा मजेदार है, कहता है जब भी अगर लग रहा है कि वो जो केस है वो सुसाइड का है, आत्महत्या का है, और वो जो सुसाइड किया है वो किसी महिला ने किया है, और वो जो सुसाइड किया है उस महिला ने अपनी शादी से 7 सालों के अंदर किया है,
अब आपको एक कानून की याद आने लगेगी, मुझे नहीं पता आपको उसकी जानकारी है या नहीं, पर देखते हैं। तो अगर वो जो सुसाइड है एक महिला के द्वारा है, और वो सुसाइड किसी महिला ने अपनी शादी के होने के 7 सालों के अंदर किया है, या फिर वो जो केस है वो केस मृत्यु का है, और वो जो मृत्यु है जरूरी नहीं है सुसाइड का हो, मृत्यु का है, और वो जो मृत्यु है किसी महिला की है, और ये जो मृत्यु हुई है महिला की वो 7 सालों के अंदर हुई है उसकी शादी से। यहां पे भी 7 साल, यहां पे भी 7 साल, पर यहां पे सुसाइड होना जरूरी है, यहां पे डेथ होना काफी है। पर यहां पे ये जो डेथ है महिला की 7 सालों के अंदर, वो ऐसी परिस्थितियों में है जो उचित संदेह, रीजनेबल सस्पिशन पैदा कर रही हैं कि किसी व्यक्ति ने इस महिला की हत्या की है, या फिर इस महिला के साथ कोई अपराध किया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो या तो सुसाइड का केस हो या फिर वुमेन की डेथ का केस हो, दोनों सिचुएशंस में अगर ये काम उसकी शादी के 7 सालों के अंदर हो रहा है तो ये परिस्थितियां सबसेक्शन 3 के अंदर गिरेंगी। अगली परिस्थिति है कि कोई मृत्यु हुई है, और जो मृत्यु हुई है वो महिला ही की हुई है, और वो जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई है उसकी शादी से 7 सालों के ही अंदर। पर ध्यान से देखना, और कोई भी उस महिला का रिलेटिव, उस महिला का रिश्तेदार जिसकी मृत्यु हो गई है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब किस बात की रिक्वेस्ट कर रहा है अभी मैं बताऊंगा। तो तीसरी सिचुएशन क्या हो गई, वही कि कोई महिला की मृत्यु हो गई है, पर यहां पे सस्पिशन है या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, पर उस महिला के किसी रिश्तेदार ने रिक्वेस्ट की है। और चौथा कि कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्यों मर गया। अब यहां पे महिला महिला का सिचुएशन नहीं है, 7 साल मैरिज वैरिज वो वाली बातें नहीं है, सिंपल कोई भी व्यक्ति मर गया और पता नहीं चल पा रहा, बड़ा डाउट हो रहा है कि यार कैसे मर गया, व्हाट इज द कॉज, ऐसी सिचुएशन है। या फिर इनमें से किसी और वजह से पुलिस वाले को जरूरी लग रहा है। क्या जरूरी लग रहा है, अब देखो, अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बन रही है जो भी हमने अभी ये बताई, जिसमें 4 परिस्थितियां तो 3 परिस्थितियां तो महिला वाली थी। पहली में महिला सुसाइड कर रही थी अपनी शादी के 7 सालों के अंदर, और दूसरी तीसरी में उसकी मृत्यु हो रही थी 7 सालों के अंदर। दूसरे में रीजनेबल सस्पिशन था, तीसरे में रिलेटिव की रिक्वेस्ट थी, या फिर कोई डाउट था किसी भी व्यक्ति की डेथ के बारे में, या फिर किसी और वजह से पुलिस वाले को जरूरी लग रहा था। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बनेगी तो जो पुलिस वाला है वो बाध्य होगा कि वो फॉरवर्ड करेगा उस बॉडी को जिससे उसका एग्जामिनेशन हो सके। किसके पास भेजेगा उसको, सिविल सर्जन के पास, डॉक्टर साहब के पास, या फिर किसी दूसरे क्वालिफाइड आदमी के पास जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया होगा ऐसी स्थिति के बारे में। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इन 7 में से, इन 5 में से कोई भी सिचुएशन बन रही है तो पुलिस वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगा ही भेजेगा। आमतौर पर वो कोशिश करेगा कि ऐसे सिविल सर्जन को भेजे जो पास में ही मौजूद हो, या फिर अगर किसी मेडिकल ऑफिसर को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो ऐसे मेडिकल ऑफिसर के पास भेजेगा। पर जिसके भी पास भेजेगा ध्यान रखेगा कि उस डेड बॉडी जहां पर है और जितना दूर है वो सिविल सर्जन, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्या वो ऐसा डिस्टेंस है जो मैनेज किया जा सकता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस डेड बॉडी पर या फिर उसके एग्जामिनेशन पर। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उस जगह तक पहुंचते पहुंचते वो जो एग्जामिनेशन होना है डेड बॉडी का वो यूजलेस हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बीत जाए, आपको पता है ना
जो एविडेंसेस होते हैं, जो खासकर मेडिकल एग्जामिनेशन से निकल के आते हैं, उनके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ट्रेसेस 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तभी तक रह सकते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद वो सब खत्म हो जाते हैं। तो पुलिस वाला जब भी भेजेगा पोस्टमार्टम के लिए, तो भेजने के लिए बाउंड है, पर किसको भेजेगा, कितनी दूर तक भेजेगा, उसमें इस बात का ध्यान रखेगा कि कहीं इतना ज्यादा समय ना लग जाए कि वो जो पूरी प्रक्रिया है वही खराब हो जाए, वही बेकार हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फटाफट से रिवाइज करवा दे रहा हूं बच्चे। पोस्टमार्टम के लिए मैंडेटरी वाली सिचुएशन, 3 सिचुएशन है वुमेन वाली, पहली, दूसरी और तीसरी, और तीनों में वुमेन जो है उसकी डेथ हो रही है अपनी शादी से 7 सालों के अंदर। पहली में वुमेन ने सुसाइड किया है, दूसरे में रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है पुलिस वाले को, और तीसरे में किसी ने रिक्वेस्ट करी है, फैमिली मेंबर ने रिक्वेस्ट करी है। चौथे में कोई भी व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी मौत के बारे में डाउट है कि वो मरा है तो कैसे मरा है, या फिर किसी भी केस में जहां पर पुलिस वाले को जरूरी लगे तो वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ लिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही थी किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी थाना इंचार्ज को, तो वो क्या कर रहा था, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर रहा था, खुद उस जगह पे जा रहा था, रिपोर्ट बना रहा था, रिपोर्ट पे साइन कर रहा था, साइन ले रहा था, फिर उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास भेज रहा था, और उस बॉडी को इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा था। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इतनी कहानी पढ़ी है। अब आ जाओ सबसेक्शन 4 पे। सर सबसेक्शन 2 में अदर पर्सन्स में कौन कौन इंक्लूडेड होगा? अदर पर्सन्स बच्चे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मेरे को याद दिलाओ थोड़ा सा। सर रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय हाँ, पुलिस अदर ऑफिसर। पर्सन्स मतलब हमने बोला ना कि जब भी अब जो पुलिस वाले जाएंगे जब उस डेड बॉडी के पास, तो वो डेड बॉडी का एग्जामिनेशन या उन परिस्थितियों का एग्जामिनेशन जो आसपास के रेस्पेक्टेबल लोग हैं उनके सामने करेंगे, और उन्हीं के दस्तखत लेंगे, एक तरीके के विटनेसेस मान लो आप, जिससे पुलिस बदमाशी ना करे। ओके सर, ओके। ठीक है, अब आ जाओ सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं, मैंने बात करी ना कि मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी जाती है सबसे पहले, उसका पर्पस क्या होता है कि वो जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो इंक्वेस्ट होल्ड करे। तो हमारा सबसेक्शन 4 उसी के बारे में, वो बोलता है कि इन इन मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी इन इंक्वेस्ट को होल्ड करने की। किन किन के पास? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तो डीएम साहब है भाई, सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है किसी भी जिले के अंदर। एसडीएम साहब, ये होल्ड कर सकते हैं इंक्वेस्ट को, या फिर कोई भी दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट लेवल का होगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने की पावर दे, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, क्योंकि वो सबके हेड होते हैं जिला के लेवल पर, वो किसी को एम्पावर करे। तो कौन कौन इंक्वेस्ट होल्ड कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, और कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने चुना है। ठीक है, आर वी ऑल क्लियर? सेक्शन 174 समझ में आ गया सभी लोगों को? यस बोलेंगे फटाफट से। क्लियर है? यस सर। चलो, अब आ जाओ सेक्शन 175 पे। जो सेक्शन 175 है, ये सम्मन करने की पावर देता है। अब वैसे ये सम्मन जो शब्द है, मुझे नहीं लगता अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है आफ्टर दिस लॉन्ग। तो सम्मन करने की पावर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो 174 के अंदर एक्शन ले रहा है, जो हमारे थाना इंचार्ज है, दूसरा पुलिस ऑफिसर था, वो लिखित में ऑर्डर जारी करके सम्मन कर सकता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन में सहायता करने के लिए बुलावा भेज सकता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, या किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो पुलिस वालों को लग रहा है कि उनको जानकारी है उन फैक्ट्स और सरकमस्टांसिस में जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हुई है। तो हमारे जो पुलिस वाले हैं जो एक्शंस ले रहे थे अंडर सेक्शन 174, वो उन लोगों को तो बुलाएंगे ही जिनकी उन्होंने दस्तखत लिए थे रिपोर्ट के ऊपर, आपको याद होगा, जिनके सामने वो सारी उन्होंने रिकवरी की थी, वो जो रिपोर्ट बनाई थी, उनको बुला सकते हैं वो सम्मन करके कि आओ भाई आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में सहायता करो। या फिर अगर पुलिस वालों को लग रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है
जिसको जानकारी हो सकती है कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में मरा, जैसे उस व्यक्ति के रिलेटिव्स हो गए, आस पड़ोसी हो गए, तो उन लोगों को बुलाएंगे और उन लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर एक व्यक्ति जिसको भी बुलाया जाता है, ध्यान से देखना बच्चे, ये पावर है क्रिमिनल लॉ की, जिसको भी बुलाया जाता है उसकी ये जिम्मेदारी है, वो वाद्य है कि उसको आना ही होगा और आंसर करने होंगे हर वो सवाल जो पुलिस वाले पूछे। पर वो ऐसे सवालों का जवाब देने से मना कर सकता है जिन सवालों के जवाब उसको क्रिमिनल चार्ज की तरफ ढकेलेंगे या किसी पेनल्टी की तरफ ढकेलेंगे या किसी भी तरीके के फोरफीचर की तरफ ढकेलेंगे। ये बात हम पढ़ चुके हैं, द रूल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, सीआरपीसी में भी 50 बार पढ़ चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी बाध्य नहीं होता किसी भी ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए जो खुद उसको सेल्फ इंक्रिमिनेट करे। तो ऐसे सवालों को छोड़कर बाकी कोई भी सवाल है, उस सवाल का जवाब भी देना होगा और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने उपस्थित भी होना पड़ेगा। तो सम्मान सुन के हमारे दिमाग में आता है ना कि भाई बड़ा प्यार से बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बुलाया प्यार से ही जा रहा है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की जिनको अटेंड करना है उस ऑफिसर को, वो बहुत हाई लेवल की है, उनकी जिम्मेदारी है। दे आर बाउंड टू हेल्प दीज पुलिस ऑफिसर्स इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनको करना ही करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पे टाइम नहीं है, मैं क्यों करूं। ये बेसिक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक व्यक्ति की जो हमारे देश में रह रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। अब आओ सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो भी निकल के आ रहे हैं वो सारी इन्वेस्टिगेशन से, अगर उन तथ्यों को देख के लग रहा है कि कोई भी कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसपे सेक्शन 170 अप्लाई हो सकता है। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में सेक्शन 170 पढ़ाया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 170 की लागू होने की बात हो रही है तो ये जो लोग हैं उनका आना जरूरी नहीं होगा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। मतलब मैंने आपको सेक्शन 170 के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी जिसमें बोला था कि कोई भी विटनेस है जो सहायता कर रहा है प्रक्रिया के अंदर, कभी भी ऐसे किसी भी विटनेस को जरूरी नहीं है कि वो पुलिस वालों के साथ आए या पुलिस वाले उसे पकड़ के लाएं। वो व्यक्ति अपनी मन मर्जी से मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो सकता है, ठीक है, अपनी आजादी से। हाँ, ये बात ठीक है, जब वो आने से मना करता है, आनाकानी करता है, बदमाशी करता है, तब उसको पुलिस पकड़ के ला सकती है और मजिस्ट्रेट साहब उसको कस्टडी में रख सकते हैं जब तक उसकी जरूरत हो। ये बात दूसरी है। पर आमतौर पर ये जो विटनेसेस हैं मोर और लेस इंडिपेंडेंट होते हैं। पुलिस वाले उनको ऐसे हाथ में हाथ डाल के लाने की जरूरत नहीं है, रस्सी से बांध के लाने की जरूरत नहीं है, जीप में बिठा के लाने की भी जरूरत नहीं है। दे कैन कम ऑन देयर ओन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो हमारे पुलिस वाले हैं दे विल नॉट फोर्स दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बी इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है सेक्शन 175 के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन में सहायता के लिए जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किसी को भी सम्मन जारी कर सकते हैं, पर वो जो सम्मन है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए और जिसको भी वो बुला रहे हैं उस सम्मन से उसका आना भी जरूरी है और हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी है जब तक कि उसका जवाब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर का ना हो। पर कोई भी पुलिस वाला बाध्यता नहीं क्रिएट करेगा ऐसे किसी भी विटनेसेस के लिए मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए। वो सारी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट साहब देख लेंगे। ठीक है, 175 क्लियर है बच्चे? यस बोल रहे एक बार फटाफट से। यस सर। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छा है। नाउ कम टू लास्ट सेक्शन, द लास्ट सेक्शन, जिसके बाद हमारी ये इन्वेस्टिगेशन की कहानी मोर और लेस खत्म हो जाएगी। एंड दिस इज सेक्शन 176 और 176 बात करता है इंक्वायरी के बारे में। यही बच्चे वो सेक्शन है जिसने आप सब लोगों के दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को इतने गहराई तक डाल रखा है
कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है। यही वो सेक्शन है, यही है, देख लो इसको। ठीक है, ये कहता है कि इंक्वायरी करेंगे मजिस्ट्रेट साहब मृत्यु की कॉज के अंदर। देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 174 के अंदर कि भाई सबसे पहली चीज, जब भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, पुलिस वाले की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास इंफॉर्मेशन को भेजता है, जिससे कि वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सके। अब उसी कहानी को हमारा आगे बढ़ाता है सेक्शन 176 और कहता है कि जब भी कोई केस ऐसा है जिसपे सेक्शन 174 लागू हो रहा है, वो परिस्थितियां लागू हो रही हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, मशीन वाली सिचुएशन हो गई, वो सारी प्रक्रिया हो गई, ठीक है, और वैसी स्थिति है कि जहां पर कोई महिला इन्वॉल्व है, कोई वुमेन इन्वॉल्व है, और वो जो वुमेन है उसने सुसाइड कर लिया है मैरिज से 7 सालों के अंदर, या उसकी डेथ हो गई है और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हो गई है 7 सालों के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब है, मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब है, जिनके पास पावर है इंक्वेस्ट होल्ड करने की, मैंने बताया ना किसके पास पावर है इंक्वेस्ट होल्ड करने की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, और ऐसे किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास जिसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब एम्पावर करे। तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे जिनके पास ये पावर है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी होल्ड करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो जो व्यक्ति है, वो जो महिला है, उसकी मौत की वजह क्या है। और ये जो इंक्वायरी होगी, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एडिशन में भी हो सकती है। कहने का मतलब है ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि ये मजिस्ट्रेट साहब खुद इंक्वायरी कंडक्ट कर लें और फिर जरूरी ना रह जाए पुलिस वालों के लिए वो सारी प्रक्रिया करना जिसको हमने 174 में पढ़ा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वालों ने वो सारी प्रक्रिया कर ली, फिर भी हमारे ये मजिस्ट्रेट साहब है जाके अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो पुलिस वालों ने अपना काम कर लिया, हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो ये जो इंक्वेस्ट वाली बात है, ये जो इंक्वायरी वाली बात है, इट कैन बी इन सब्स्टिट्यूशन और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन बाई पुलिस। मतलब इन दोनों का कोई आपस में खास रिश्ता नहीं है, ठीक है। और जब भी ये इंक्वायरी करेंगे हमारे मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास जब भी वो किसी अपराध से जुड़ी हुई इंक्वायरी को कंडक्ट करता है। मतलब हर वो पावर जो जरूरी है सच का पता लगाने के लिए, वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई हमारे पुलिस वालों ने, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आकर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं और उस फलाने व्यक्ति की मृत्यु की वजह जानने की कोशिश कर सकते हैं। और उनकी ये जो कार्रवाई है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ भी हो सकती है या उसके अलावा भी हो सकती है। और उस मजिस्ट्रेट के पास सारी जरूरी पावर्स होंगी वो सच का पता लगाने के लिए। पर इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात आती है इस सबसेक्शन 1A की वजह से, जो बोलता है जहां पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, या वो, ध्यान से देखना बच्चे, ये सिचुएशन अभी हमने पढ़ी नहीं है, या फिर वो गायब हो गया है, या फिर एक ऐसी स्थिति कि किसी महिला के खिलाफ रेप होने की आशंका है, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो व्यक्ति है या फिर ये जो महिला है वो पुलिस की कस्टडी में था जब वो गायब हुआ या जब उसकी मृत्यु हुई
या फिर उस महिला के साथ जब रेप हुआ, या फिर किसी और तरीके की कस्टडी में था जिसको किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या फिर किसी कोर्ट ने अलाउ किया था इस सीआरपीसी के अंदर। देख रहे हो कितना संगीन सिचुएशन है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, कोई व्यक्ति गायब हो जा रहा है, या किसी महिला का रेप हो जा रहा है, या तो पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, अब जुडिशरी पे आ गए हैं बच्चे, या फिर हमारे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब है, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी होल्ड करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर उस व्यक्ति की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वो मृत्यु क्यों हुई, अगर वो गायब हो गया है तो वो कहां गायब हो गया, या फिर अगर महिला का रेप हुआ है तो रेप किसने किया, क्यों किया। तो अगर कोई भी अपराध जिसकी अभी हमने चर्चा करी, किसी की मृत्यु होना, हत्या नहीं बोल रहा, किसी की मृत्यु होना, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है कि उसको किसी ने मारा हो, अगर कोई मरा है पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, कोई भी गायब हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा किसी का कोई हाथ है उसमें, गायब हुआ है, या फिर किसी का रेप हुआ है किसी वुमेन का, इन तीनों सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपने हाथों में सिचुएशन को लेना पड़ता है और इंक्वायरी को कंडक्ट करना पड़ता है सच पता लगाने के लिए। अब देखो कितना सरप्राइजिंग सा सेक्शन है ये। कहां हम 176 के अंदर चर्चा कर रहे थे, उस इंक्वेस्ट की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब कंडक्ट कर रहे थे, उन चीजों के बारे में जिसको हमने 174 के अंदर पढ़ा था। कहां एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और एकदम से हम जुडिशरी पे आ गए और ऐसी सिचुएशंस को देखने लगे जहां पर पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में किसी की मृत्यु हो रही थी, कोई गायब हो रहा था, कोई रेप हो रहा था। तो आप सरप्राइज मत होइएगा, ये अमेंडमेंट की वजह से आया है, इसको जबरदस्ती डाला गया है यहां पर, ये बिलोंग नहीं करता, इसको इंडिपेंडेंट सेक्शन बना देते तो ज्यादा अच्छा था, इसकी वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होता है। पर आप परेशान मत हो ना, आपको जो है मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ सबसेक्शन 2 पे। ये जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं जो इंक्वायरी को होल्ड कर रहे हैं, वो बच्चे एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, हर एक एविडेंस को जिसको भी वो प्राप्त करते हैं उस इंक्वायरी से जुड़ा हुआ, जिस इंक्वायरी को वो कंडक्ट कर रहे हैं। और जहां पे जब ये एविडेंस की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे दोनों मजिस्ट्रेट्स की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी बात हो रही है जिसकी चर्चा हमने सबसेक्शन 1 में करी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी बात हो रही है जिसकी चर्चा हमने सेक्शन 1A में करी। दोनों जब इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे अपने अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, दोनों एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ऐसे कार्रवाई को चलाएंगे जैसे बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, कोई भी उसमें लूज एंड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी है। बच्चे हमारा जो कानून है, बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये पावर देता है कि वो एविडेंस को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम कोर्ट है, मतलब बहुत कम अथॉरिटीज हैं, जिसमें एक ये एग्जाम्पल है जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो आमतौर पर लेते ही हैं एविडेंस, पर वो यहां पर ट्रायल के समय नहीं ले रहे, ट्रायल चलता है तब लेते हैं एविडेंस आमतौर पर यहां पे ट्रायल के लिए नहीं, इंक्वायरी के समय पे एविडेंस ले रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी ये पावर दी गई है। तो ये बच्चे एडिशनल पॉइंट है जिसको हमें समझना है। ना कम टू सबसेक्शन 3। जब भी ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको लगता है कि ऐसा जरूरी है, तो वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं उस डेड बॉडी का। किस डेड बॉडी का? वो डेड बॉडी भले ही उसका पहले से एग्जामिनेशन हो चुका हो, ये पता लगाने के लिए कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई, और अगर जरूरी लगे तो मजिस्ट्रेट साहब कह सकते हैं कि इस बॉडी का दोबारा से एग्जामिनेशन होगा। अब आपने कितनी पिक्चर्स देखी हैं, ज्यादातर मूवीज में ऐसी सिचुएशन तब आती है जब लग रहा होता है कि पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वालों ने बदमाशी कर दी है, किसी को मार दिया है। ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को बचाने के लिए सारी दिक्कतें कर रहे होते हैं। सेक्शन 175 और सेक्शन 174 को जब हमने पढ़ा था तो पुलिस वालों को ये सारी पावर्स थी कि अगर उनको जरूरी लग रहा है
तो वो किसी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे, उसके एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे थे। पर ये जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इनको भी ये पावर दी गई है कि अगर कोई डेड बॉडी है, आमतौर पर तो पुलिस वालों ने उसे भेज ही दिया होगा एग्जामिनेशन के लिए, पुलिस वाले बचते तो है नहीं अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर वो एग्जामिनेशन हो भी चुका है डेड बॉडी का, फिर भी ये पावर है इन मजिस्ट्रेट्स के पास कि उस बॉडी को देख सकते हैं, पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे मरा होगा ये व्यक्ति, और अगर चाहें तो उस बॉडी का री एग्जामिनेशन ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के लिए बोल सकते हैं। बच्चे ये ओवर पावरिंग पावर है, पुलिस वालों के ऊपर ओवर पावरिंग पावर है। अब आप खुद ही समझ सकते हो, इतने तो आप समझदार तब हो कि आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन की जरूरत कब पड़ सकती है। और फिर आता है बच्चे हमारा सबसेक्शन 4, थोड़ा सा लेंदी है बच्चे, परेशान मत होना, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर कोई इंक्वायरी है जो इस सेक्शन के अंदर की जा रही है, फिर वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हो, और जो हमारा मजिस्ट्रेट है जब भी उसको ठीक लगे, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्म करेगा, जो भी व्यक्ति मर गया है उसके जो भी रिलेटिव्स है, जिनका भी नाम पता चल पाया है, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि देखो आपका ये रिश्तेदार है, इसकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई है या मौत हो गई है या जो भी है। और साथ ही साथ उनको ये भी अलाउ करेगा कि जब वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा तो वो वहां पर उपस्थित रह सके, देख सके कि उसके किसी रिलेटिव की मौत हुई है, तो जो हमारा सिस्टम है वो उसके ऊपर कुछ काम कर रहा है। तो यहां पर दो बातें हैं बच्चे। पहली बात कि हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है उस डिसीज्ड व्यक्ति के रिलेटिव्स को इंफॉर्मेशन देंगे, और दूसरी बात उन रिलेटिव्स को अलाउ करेंगे अगर कोई परेशानी ना हो कि वो प्रेजेंट रह सकते हैं उस इंक्वायरी के दौरान। ठीक है, खत्म। लास्ट है बच्चे, लास्ट सबसेक्शन है, हिम्मत बना के रखेंगे हम सभी लोग। और जो हमारा लास्ट है ये बहुत एक्सप्लिसिट है, ये बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की, ये बात करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब की, और ये बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की, या फिर ये बात करता है पुलिस ऑफिसर्स की, जो भी इंक्वायरी को होल्ड कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन को। इंक्वायरी को कौन होल्ड करेगा? ये सारे लोग। इन्वेस्टिगेशन को कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। जो भी ये सब काम कर रहे हैं सबसेक्शन 1A के अंदर। अब सबसेक्शन 1A कौन सा था? जो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ हो रही थी, कोई डिसअपियर हो रहा था, या रेप हो रहा था किसी वुमेन का। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या इनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस सबसेक्शन के अंदर, तो उनकी यह जिम्मेदारी है कि मौत के 24 घंटों के अंदर, अगर ये वाली सिचुएशन है, डेथ वाली सिचुएशन है, तो मौत के 24 घंटों के अंदर उस बॉडी को, उस डेड बॉडी को उसके पोस्टमार्टम के लिए सर्जन के पास भेज देंगे 24 घंटों के अंदर। तो जब भी मजिस्ट्रेट कोई इंक्वायरी कंडक्ट करेगा इनमें से किसी सिचुएशन में जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, डिसअपियर रेप में यह लागू नहीं होगा। अगर मृत्यु हुई है तो यह जिम्मेदारी है उनकी कि 24 घंटे के अंदर वो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर किसी ऐसे मेडिकल पर्सन के पास भेजें जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने चुना हो। ठीक है, और फिर वही वाली बात है कि बच्चे जिसके भी पास भेजते हैं हमेशा ध्यान रखते हैं कहीं बहुत ज्यादा देरी ना हो जाए, जिससे उस एग्जामिनेशन का पर्पस ही खत्म हो जाए। और अब आओ, जो मैंने लास्ट सबसेक्शन पढ़ाया था आपको, सबसेक्शन 4, जिसमें मैंने कहा था कि रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है, उसके बारे में बच्चे एक एक्सप्लेनेशन है हमारा जो कहता है कि ये जो रिलेटिव शब्द है इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? उस मृत व्यक्ति के पेरेंट्स, माँ बाप, उसके बच्चे, बेटा बेटी, उसके भाई, उसकी बहनें, उसके पति या फिर पत्नी, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। तो ये सारे लोग हैं जो रिलेटिव्स की डेफिनेशन में गिरते हैं। अगर इनमें से किसी भी के भी बारे में जानकारी है तो मजिस्ट्रेट साहब को उनको इन्फॉर्म करना है और उनको प्रेजेंट भी रहने देना है जब वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं उस समय पर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया सेक्शन, मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं।
क्रॉस चेक कर देना जल्दी से, ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा इसको। देखो फटाफट से, सेक्शन 176 शुरू होता है बड़े ही स्पेसिफिक सिचुएशन से, जो बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, और कह रहा है कि जब भी वो इंक्वेस्ट को होल्ड करेंगे तो वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति की मौत क्यों हुई, और उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो जरूरी होंगी सच का पता लगाने के लिए। पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या कोई गायब हो जाता है, या किसी महिला का रेप हो जाता है पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं और सच पता लगाने की कोशिश करते हैं। और चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सबसेक्शन 1 के अंदर, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो 1A के अंदर, ये दोनों ही लोग एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे जो भी अपनी कार्रवाई के दौरान उसको प्राप्त करते हैं। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर वो चाहें तो उस डेड बॉडी को, भले ही उसका एग्जामिनेशन पहले से हो चुका है, उसको देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति मरा होगा, और अगर जरूरी लगे तो उसे री एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी की जा रही है इस सेक्शन के अंदर, तो मजिस्ट्रेट साहब की यह जिम्मेदारी है कि उस मृत व्यक्ति के कोई भी रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में जानकारी है उनको इन्फॉर्म किया जाए, और अगर वो चाहे तो इंक्वायरी के दौरान उपस्थित भी रह सकते हैं। और इनमें से कोई भी हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या फिर पुलिस ही क्यों ना हो, जो 1A के बारे में, मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बारे में जिसकी मृत्यु जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में हुई है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जहां तक बात रिलेटिव की है, सबसेक्शन 4 के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन में गिरते हैं पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड स्पाउसेस। अभी ऑल क्लियर? सेक्शन 176 छप जाना चाहिए बच्चे, समझ आ गया है? Yes, sir. क्लियर सर। कहां 15 मिनट सोच रहे थे और कहां 45 मिनट लग गया। ठीक है, चलो अब चलो, फाइनली जो भी हुआ, हमारा जो ये इन्वेस्टिगेशन की कहानी है वो खत्म हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन को भूल जाओ, पुलिस वालों को भूल जाओ, अब आ जाओ कोर्ट की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स द ट्रायल, छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। आज हम जुडिक्शन से डील करेंगे, कल हम बेसिकली डायरेक्ट जंप करेंगे जब कॉग्निजेंस की होगी, कल मतलब नेक्स्ट वीक। मेरे को आप सभी लोग 1 मिनट दे दो, मैं पानी वानी पी लेता हूं, आप भी अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो, क्योंकि डिफरेंट स्टोरी है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो अब बच्चे, ये जो हमारा अगला चैप्टर है, दी चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर जो पूरी चर्चा होगी बच्चे, वो होगी जुरिस्डिक्शन के बारे में। जुरिस्डिक्शन के बारे में मतलब कौन से कोर्ट के पास किसी भी केस का ट्रायल चलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में। तो हम शुरुआत करेंगे इस कहानी की 177 तक, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ये कहानी जाएगी 189 तक। एम यही है आज हो जाए, बट कोई बात नहीं है, ज्यादा हम लोग प्रेशराइज नहीं करेंगे अपने आप को। बट हमारा जो फोकस है बच्चे, होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी चैप्टर्स हैं सीआरपीसी के, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट, सबसे आसान में से एक है, क्योंकि इसमें रटने का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ बात समझने वाली है। और अच्छी खबर हमारे लिए है कि हम इसी चीज को सीपीसी के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग सीपीसी में क्रिएट हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगी यहाँ पे। तो दोनों जगह से हमारा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, और बहुत बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपने नोट्स में 2 से 3 लाइनें जोड़ दो, और फिर लिखो सेक्शन 177। और जो सेक्शन 177 है, ये एक जनरल सेक्शन है जो इस चैप्टर को
इंट्रोड्यूस करता है। ये बताता है ऑर्डिनरी प्लेस को, साधारण स्थान को, साधारण जगह को, जहां पर कोई भी इंक्वायरी और ट्रायल। अब देख रहे हो आप, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन वो शब्द आना बंद हो जाएंगे। अब ये दो ही शब्द आपको दिखाई देंगे, ट्रायल, इंक्वायरी। क्या बोला जा रहा है कि हर एक अपराध आमतौर पर इंक्वायर किया जाएगा या उसके बारे में ट्रायल चलाया जाएगा एक ऐसे कोर्ट में जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो अपराध हुआ है। तो कहने का मतलब है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वो कोर्ट किसी भी केस के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करेगा या ट्रायल चलाएगा जिसकी लोकल जुडिक्शन के अंदर, मतलब जिसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर वो अपराध हुआ होगा। वेरी बेसिक। पर बच्चे यहां पे एक बात आप सभी लोग याद रखिएगा कि जैसे सिविल के अंदर दो आधार होते थे जुडिक्शन के, मैंने आपको बताया था, एक होता था टेरिटोरियल जुडिक्शन जिसमें हम देख रहे थे कि वो प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है, कॉज ऑफ एक्शन कहां राइज हो रहा है, और दूसरा आधार होता था पेकुनियरी कि कौन सा कोर्ट कितने वैल्यू तक का सूट देख सकता है। तो सिविल में हमने पढ़ा था कि टेरिटोरियल आधार होता था और पेकुनियरी आधार होता था। क्रिमिनल में भी ऐसा ही होता है। क्रिमिनल में भी दो ही आधार होते हैं और पहला आधार टेरिटरी ही होता है। यह बात सही है कि यहां पे टेरिटोरियल आधार थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे टेरिटोरियल आधार किस बात पे होता था कि कोई प्रॉपर्टी कहां पे है, कॉज ऑफ एक्शन कहां पे हो रहा है। पर यहां पे टेरिटोरियल आधार क्या है कि वो अपराध कहां पे हो रहा है। तो यहां पे किसी प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किस लोकेशन पे हो रहा है, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हो रहा है, दैट डिटरमाइंस इट्स टेरिटरी, और उसी हिसाब से वो किसी कोर्ट के पास जाता है। पर यहां पर एक और चीज है, एक और आधार होता है जुडिक्शन का, क्रिमिनल कोर्ट्स का, और वो होता है टाइप ऑफ ऑफेंस और द नेचर ऑफ ऑफेंस। मतलब वो जो अपराध है, जो अपराध हुआ है, क्या उसको एड्रेस कर सकता है वो कोर्ट या नहीं। जो हायरार्की बनाई गई है क्रिमिनल कोर्ट्स की, वो नेचर ऑफ ऑफेंसेस के आधार पर बनाई गई है। कोई ऑफेंस है जिसमें सजा यहां से यहां तक की है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास देख लेगा। कोई अपराध है जिसमें सजा यहां से यहां तक की है, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास देख लेगा। कोई सजा यहां से यहां तक की है, उसको केवल सीजीएम साहब देखेंगे। किसी में सजा यहां से यहां तक की है, उसको केवल सेशन जज देखेंगे। तो ऐसे करके हायरार्की बनाई है अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस। अब बच्चे आईपीसी हम पढ़ रहे हैं, कितना ब्रॉड है। उसमें मर्डर जैसे, रॉबरी जैसे, डकैती जैसे खतरनाक अपराध भी है, थेफ्ट जैसे मीडियम अपराध भी है, और हर्ट जैसे हल्के अपराध भी हैं। तो इन्हीं अपराधों के आधार पर डिटरमाइन करते हैं कि कौन से कोर्ट के पास जाना होगा। तो द नेचर ऑफ द ऑफेंस। अभी बात इसकी नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए तो पूरा शेड्यूल बनाया गया है। आप शेड्यूल देख लो, उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सा अपराध को कौन सा कोर्ट देखेगा। उसमें इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, वो तो रट्टाफिकेशन का काम है। और रट्टाफिकेशन का भी नहीं है, एक समय के बाद समझदारी खुद बताने लगती है कि ये किस कोर्ट के पास जाएगा। हमारा फोकस है अभी यहां पर टेरिटरी वाले पॉइंट पे, और टेरिटरी वाले पॉइंट पे हमारा सेक्शन 177 बोलता है कि जहां पर अपराध होगा और उस जगह पर जिस भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वो कोर्ट देखेगा। पर आप एक बात समझना, ये दोनों चीजें हमेशा साथ में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो ये मैप है और इस मैप में कहीं यहां पे अपराध हो रहा है, तो इसके ऊपर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का भी जुडिक्शन होगा, इसी जगह के ऊपर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का भी जुडिक्शन होगा, इसी के ऊपर किसी सीजीएम साहब का भी जुडिक्शन होगा,
इसी के ऊपर किसी सेशन जज साहब का भी जुडिक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस लोकेशन पे केवल इसी का जुडिक्शन है, इसी का जुडिक्शन है, इसी का जुडिक्शन है, इसी का जुडिक्शन है, चारों का है। तो अगर टेरिटोरियल जुडिक्शन के आधार पर देखें तो ये तो किसी भी कोर्ट में जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये किस में जाएगा? फिर इसका जवाब मिलता है हमको नेचर ऑफ द ऑफेंस से, कि वो जो अपराध हुआ है क्या उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास दे सकता है? हाँ तो ठीक है, इस पे जाएगा। नहीं तो फिर इस पे जाएगा। हाँ तो इस पे जाएगा, नहीं तो इस पे जाएगा। हाँ तो सही, नहीं तो फिर इस पे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। जितना खतरनाक होगा उतने बड़े कोर्ट पे जाएगा, जितना हल्का होगा उतने नीचे कोर्ट पे जाएगा। टेरिटरी वही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? यस बोलेंगे? यस सर। तो ये लॉजिक होता है बच्चे, ठीक है। तो सेक्शन 177 ने बेसिक टेरिटरी का पॉइंट क्लियर कर दिया कि टेरिटरी का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है, कि कहां पे ऑफेंस हुआ है, कौन सी लोकेशन पे ऑफेंस हुआ है। अब जो सेक्शन 178 है वो इसी कहानी को आगे बढ़ाता है। वो बात करता है प्लेस की, उस इंक्वायरी और ट्रायल के। क्या कहता है? अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि अनिश्चितता हो, अनसर्टेनिटी हो, कि वो जो अपराध है कौन से टेरिटरी में हुआ है, कौन सी लोकेशन पे हुआ है। ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे लग रहा है कि एक अपराध कई सारे लोकल एरियाज में हुआ है, या कई सारे लोकल एरियाज में से किस में हुआ है। कहने का मतलब, जैसे हमने यहां पे क्लैरिटी से बता दिया था कि यहां पे अपराध हुआ है, ऐसी सिचुएशन है कि पता ही नहीं चल रहा कि भाई यहां पे हुआ है, कि यहां पे हुआ है, कि यहां पे हुआ है, कि यहां पे हुआ है। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस की लोकेशन के बारे में, तो हमारी सेक्शन 178 मदद करेगा। तो अगर कोई भी अनसर्टिनिटी है, या फिर ऐसी स्थिति है कि कोई भी अपराध है जिसका एक भाग एक क्षेत्र में हुआ है और दूसरा भाग दूसरे क्षेत्र में हुआ है, तो पहली सिचुएशन है कंफ्यूजन की है, पता नहीं यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है। या फिर ऐसी सिचुएशन है कि एक ऐसा अपराध आधा यहां पे हुआ है, आधा यहां पे हुआ है। तो कहां पे जाएगा? तो कौन सा कोर्ट देखेगा? या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे वो अपराध है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एक ऐसा ऑफेंस जो कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और वो चलते चलते एक से ज्यादा लोकल एरिया को कवर कर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जो अपराध यहां से शुरू हुआ, यहां से चलते चलते यहां पहुंचा, यहां से चलते चलते यहां पहुंचा, यहां से चलते चलते यहां पहुंचा। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो पहली सिचुएशन की कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सा। दूसरी स्थिति की आधा टुकड़ा यहां है, आधा टुकड़ा यहां है। तीसरी स्थिति की वो अपराध चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है अलग अलग टेरिटरीज में। या फिर वो एक ऐसा अपराध है जो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, और वो जो टुकड़े हैं वो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। ये थोड़ा सा सिमिलर है, कंफ्यूज मत होना बी में और डी में। बी में क्या था कि एक अपराध आधा यहां पे हो रहा था, आधा यहां पे हो रहा था। डी में क्या है कि एक अपराध कई टुकड़ों में बटा हुआ है। मतलब किसी अपराध को पूरा करने के लिए, देखो हर एक ऑफेंस की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तभी कोई ऑफेंस बनता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस की रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग लोकेशंस पे पूरी हो रही हैं, तो इन दैट सिनेरियो वो आती है चौथी सिचुएशन में। तो अगर इन चारों में से कोई भी सिचुएशन निकल के आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो केस है उस पर इंक्वायरी की जा सकेगी या उस पर ट्रायल चलाया जा सकेगा एक ऐसे कोर्ट के द्वारा जिसका जुरिस्डिक्शन है इनमें से किसी भी लोकल एरिया के ऊपर, इनमें से किसी भी लोकल एरिया के ऊपर। बारी बारी से देखेंगे। पहली सिचुएशन जब कंफ्यूजन था कि यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, तो जिन जिन लोकेशन के बारे में कंफ्यूजन है उनमें से किसी भी लोकेशन के ऊपर जिस भी कोर्ट का जुडिक्शन है, चाहे ये वाला कोर्ट, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, कोई भी ट्रायल चला सकता है, कोई भी इंक्वायरी चला सकता है। या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आधा अपराध यहां हुआ है, आधा अपराध यहां हुआ है, तो ये कोर्ट भी चला सकता है, ये कोर्ट भी चला सकता है। या फिर कोई एक ऐसा अपराध जो कंटिन्यूइंग नेचर का है,
यहां से शुरू हुआ, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये भी देख सकता है, 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 ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा अपराध जो कई टुकड़ों में बटा है, मैनी रिक्वायरमेंट्स, और उसकी एक एक रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह हो रही है। तो मानो एक रिक्वायरमेंट यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो इन चारों में से कोई भी देख सकता है। तो कहने का मतलब है जो भी कोर्ट पिक्चर में आ रहे हैं, आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन, वो सारे कोर्ट्स के पास जुडिक्शन होती है टू इंक्वायर और टू ट्राई दैट पर्टिकुलर केस। दिस इज द सिंपल फैक्ट। यहां पे बस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे बाकी आप समझ गए होंगे, कंफ्यूजन तो हो सकता है। बात रही टुकड़ों में बंटने वाली, टुकड़ों में बंटने वाला बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। हमको देखना पड़ेगा जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस है, कोई भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हमें देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर अलग अलग लोकेशंस पे पूरी हो रही हैं, तब मानते हैं कि वो ऑफेंस टुकड़ों में बटा हुआ है। उसमें बी वाली सिचुएशन भी आ जाएगी और डी वाली सिचुएशन भी आ जाएगी, ठीक है। पर जो महत्वपूर्ण है हमें समझना, वो है सी वाली सिचुएशन, जहां पर ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूअसली चला जा रहा है। इस बात को बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो कंटिन्यूइंग नेचर के होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो किडनैपिंग। किडनैपिंग का एक ऐसा ऑफेंस है जो कंटिन्यूइंग नेचर का रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को यहां से किडनैप किया, तो किडनैपिंग यहां पे हो गई, गाड़ी यहां से निकल रही है, अभी भी किडनैपिंग चल रही है, यहां से निकल रही है, अभी भी चल रही है, यहां से निकल रही है, अभी भी चल रही है। तो जब तक ये जो किडनैप्ड व्यक्ति है, यहां तो ये मर नहीं जाएगा, या फिर इसको बरामद नहीं कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, तब तक ये अपराध चलता ही रहेगा, वो जहां जहां जाएगा वहां वहां। दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जो एक से ज्यादा जुडिक्शन में जा सकता है। पर हमारे लिए सीखने की बात क्या है कि इन चारों में से कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, कोई भी कोर्ट जिसका जुडिक्शन है इसमें से किसी भी लोकेशन पर, वो इस सिचुएशन को, इस केस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम सभी लोगों को 177 और 78 क्लियर है? यस बोल देंगे एक बार। यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सर देखो बी एंड डी का एग्जांपल दे दो एक बार। बी एंड डी। बी एंड डी का बच्चे मैं जानबूझ के रुक रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आगे एक ऐसा सेक्शन आएगा जिसमें उससे हमें दोबारा सर मारना पड़ेगा। पर चलो आपने पूछ लिया है तो उसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा अपने दिमाग में ऑफेंस सोचने की कोशिश करो जिसकी एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट, मैं आपसे एक्सरसाइज करवा रहा हूं। आईपीसी के अंदर हमने इतने ऑफेंसेस पढ़े हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस सोचो जिसमें देयर आर मोर देन वन रिक्वायरमेंट्स फॉर कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। सर रॉबरी वगैरह। रॉबरी के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना कि रॉबरी करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। रॉबरी करने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी को फियर में पुट करना पड़ता है, इंस्टेंट डेथ के। यस सर। उसको कैसे बांटोगे टुकड़ों में? सर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन। कोई भी हो उसको बांटने की कोशिश करो। हर एक का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मैं सबसे आसान एग्जाम्पल दूं आपको, आपने एक कहानी बहुत सुनी होगी, मर्डर। मर्डर तो सबसे बेसिक है, और मर्डर ओमिशन से हम मर्डर कर सकते हैं, आपको पता है ना। ओमिशन से मर्डर हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को खाना देना आपकी जिम्मेदारी, आप उसको खाना मत दो, आपका बच्चा है, आप उसको खाना नहीं दे रहे, आपकी वाइफ है, आप उसको खाना नहीं दे रहे, ऐसी सिचुएशन है, उसको बंद कर रहे हो। तो मानो एक व्यक्ति है, एक महिला है, उसको मैंने कमरे में बंद कर दिया और उस महिला को 7 दिन तक खाना नहीं दिया। 7 साल लिख दिया मैंने, 7 दिन तक खाना नहीं दिया। फिर लगा कि आसपास वाले लोगों को शक हो गया, उसको जीप में डाला, मैं दूसरी लोकेशन पे लेके गया, और यहां पे आके मैंने उसको एक जोर से थप्पड़ मार दिया, और वो इतनी कमजोर हो गई थी 7 साल में कि उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई वहीं पे। ऑफेंस एक ही है, बट जिसकी शुरुआत यहां पे हुई, खत्म यहां पे हुआ। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? सर जैसे एक जगह से किडनैप करके दूसरी जगह पे ले वो जाके तो कंटिन्यूइंग मार देना। ऑफेंस था, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस था, वो कंटिन्यू चलता रहेगा अंटिल इट एंड्स। समझ रहे हो? यहां पे वो जो अपराध है वो पूरा, चलो इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। एक आपने ऑफेंस सुना होगा जो स्टोलन गुड्स से डील करने वाला है, चोरी किए हुए सामान से डील करने वाला है।
अभी स्टोलन गुड्स से डील करने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति चोरी किए हुए सामान को खरीद बेच रहा है, उसको बोलते हैं स्टोलन गुड्स का अपराध। मानो वो जो गुड्स हैं, वो जो सामान हैं, वो चोरी हुए यहां पर और वो खरीदे बेचे जा रहे हैं यहां पर। तो ये जो ऑफेंस है स्टोलन गुड्स वाला, उसकी एक रिक्वायरमेंट चुराने वाली रिक्वायरमेंट, उसकी स्टोलन होने की रिक्वायरमेंट यहां पे पूरी हो रही है, और उनको उनके साथ डील करने वाली रिक्वायरमेंट यहां पे पूरी हो रही है। तो दिस इज अ सिचुएशन जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। समझ पा रहे हो? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल। तो कोई भी सिचुएशन हो, मतलब पहला एग्जाम्पल भी खराब नहीं है, बट कोई भी सिचुएशन हो जहां पर आप ऐसा समझो कि कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस किसी एक पूरी टेरिटोरियल जुडिक्शन में पूरा नहीं हो पा रहा, इट इज बीइंग एक्सटेंडेड टू मोर देन वन जुडिक्शन। ठीक है सर सेकंड वाला ब्लैक मार्केटिंग भी कह सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस हो जिसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट कहीं पूरी हो रही हो और फाइनली जो ऑफेंस है वो कहीं पूरा हो रहा हो। ठीक है, ओके सर। अब एक देख लो बच्चे फटाफट से 179, फिर मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब जो सेक्शन 179 है वो किस बारे में बात करता है? कोई ऑफेंस है जो ट्राइबल है, जहां पर एक्ट हुआ है या फिर जहां पर कॉन्सिक्वेंसेस एंश्यू हुए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे, इस बात को समझना। कोई भी अपराध जिसमें डिमार्केशन किया जा रहा है एक्ट के आधार पर और उसके परिणाम के आधार पर। एक्ट का मतलब समझते हो कृत्य, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम। तो ऑफेंस को ट्रायबिलिटी हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी के एक्ट के बेस पे, किसी के कॉन्सिक्वेंस के बेस पे। पहले सेक्शन पढ़ा दूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी एक्ट है, और एक्ट की डेफिनेशन याद रखना, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। कोई भी एक्ट है जो अपराध है और उसके अपराध होने की वजह है कोई भी ऐसी चीज जिसको किया जाता है या जिसका जो परिणाम है, जो एंशी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो अपराध है उसकी जो इंक्वायरी है, उसका जो ट्रायल है, वो ऐसे कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसकी लोकल जुडिक्शन के अंदर या तो वो चीज की गई या फिर वो कॉन्सिक्वेंस एंश्यू हुआ। अब इसको समझो, इस बेसिक को समझो। पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और बात समझाता हूं। देखो बच्चे, आम परिस्थिति में जैसे हम जो पिछला सेक्शन पढ़ रहे थे 178 जब पढ़ रहे थे, और मैं बोल रहा था कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है जो एक से ज्यादा टेरिटरीज में एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें मैंने बताया एक एग्जांपल की कोई ऑफेंस है जिसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग जगह पे पूरी हो रही हैं, जैसे स्टोलन गुड्स का आपको एग्जांपल पसंद आया। बच्चे, कोई भी अपराध जब होता है आमतौर पर नॉर्मल सिचुएशन में उस अपराध को पूरा करने के लिए जो एक्ट होते हैं, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, वही सफिशिएंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी लें, थेफ्ट का एग्जाम्पल लें, तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको मूव किया जाता है और मूव करने वाले की इंटेंशन होती है उसको चोरी करने की। ये तीनों सिचुएशन है, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं थेफ्ट के ऑफेंस की। इसमें कोई भी चर्चा नहीं है उसके परिणाम की कि इस चोरी की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ होगा उस व्यक्ति पर जिसके यहां चोरी हुई है, या क्या फायदा हुआ होगा उस व्यक्ति का जिसने चोरी की है। हम परिणामों के साथ कोई चर्चा नहीं करते, हम बस देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो एक्ट्स जरूरी हैं वो हुए हैं या नहीं। मूव करना और मूव करते वक्त इंटेंशन होना और उसका मूवेबल प्रॉपर्टी होना, तो वो तो उसका वेरी नेचर है। पर कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्ट जो हुआ है उसके परिणाम भी महत्वपूर्ण होते हैं, उनका इंपैक्ट भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई। अब ये जो व्यक्ति है
जैसे एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति को बहुत जोर से डंडा मारा, बहुत जोर से। अब ये जो डंडा मारने की हरकत है, ये क्या है? एक्ट। पर ये अपने आप में सक्षम नहीं है। इस एक्ट के हमको परिणाम देखने पड़ेंगे। अगर इस डंडा मारने का परिणाम इस बी की मृत्यु है, तो वो मर्डर है। इस डंडा मारने का परिणाम उसको बहुत गहरी चोट आ गई है, तो वो ग्रीवियस हर्ट है। और इस डंडा मारने का परिणाम कुछ खास नहीं है, हल्की फुल्की खरोच आई है, तो वो एक मात्र हर्ट है। एक्ट डंडा मारना है, पर उस डंडा मारने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट ऑफेंसेस। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये वाले जो अपराध होते हैं, जिसमें एक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सिक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात करता है सेक्शन 179। और कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, किसी भी अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो, कॉन्सिक्वेंस भी इंपॉर्टेंट हो, तो वो कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले सकता है जिसकी जुडिक्शन में वो एक्ट हुआ है, और वो कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले सकता है जिसकी जुडिक्शन में वो कॉन्सिक्वेंस हुआ है। बारी बारी से देखेंगे। मानो ए ने बी को डंडा मारा यहां पर, इस टेरिटोरियल जुडिक्शन पर, उसको ले जाया गया, सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, और वो जाके मरा हॉस्पिटल में इस जुडिक्शन पर। तो ये कोर्ट भी ले सकेगा, ये कोर्ट भी ले सकेगा। क्लियर है? 179 समझ में आ गया है? यस सर। sir. ये वाला डिमार्केशन समझ में आया बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, कुछ जो केवल एक्ट पे रिलाय करते हैं, कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। यस सर। चलो चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। आप सभी लोगों को 9 बजे मिलूंगा, टाइम पे आ जाना, माइंड को फ्रेश करके आना। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चर्चा हमको, वैसे आपने ये बातें पहले कहीं पे पढ़ी हैं, पता है ये बातें पहले से, कि पहली बार सीख रहे हो? पहली बार सर। पहली बार। तो फिर अपने दिमाग को और अच्छे से फिर फ्रेश करके आना। बिल्कुल 45 मिनट अपना बढ़िया कुछ गेम वेम खेलो। सर सीआरपीसी तो अभी सेमेस्टर में भी नहीं आई, 9 सेम में है मेरा। अच्छा, तो बढ़िया है, और अच्छा है। अब तो अब और प्राइमरी इसीलिए लेवल पे। यस सर। चलो ठीक है फिर बट बच्चे। आपके ही YouTube चैनल पे ये सारी देखी थी, आपने ही पढ़ाई थी। पहले अच्छा। यस सर। सर अच्छा हाँ जी। सर जो न्यू क्लासेस शुरू होंगी जुलाई से अपनी, सर हाँ, वो हाँ। कितनी क्लासेस चलेंगे एक दिन में? बच्चे सेम पैटर्न, 3 क्लासेस, 5 7 9। सर सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है वो जुडिशरी के लिए। बच्चे देखो, जो मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आपको भैया बच्चे एक नंबर ऑफ स्टेट्स टारगेट करनी चाहिए, स्टिक नहीं करना चाहिए कि मैं तो यूपी में ही दूंगा या मैं तो यहीं दूंगा। तो उस हिसाब से सोचोगे तो सारे इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप कसम खा के बैठे हो कि जज बनेंगे तो यहीं बनेंगे, तो फिर हो सकता है कि नहीं। सर उसमें एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ऐड कर दीजिएगा। बच्चे मैंने आपको बोला है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ दूंगा, कुछ ना कुछ तो कर दूंगा पक्का। सर कस्बे तो टूटती रहेंगी। क्या टूटते रहेंगे? कस्बे तो टूटती रहेगी सर। कसमें? हाँ 3-4 जगह तो ट्राई करना ही पड़ेगा, एक जगह की No. कसम नहीं खा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू से ही ये जितना जल्दी इस बात को सीख जाओगे उतना अच्छा है। सालों बर्बाद करने के बाद सीखोगे तो अपना ही नुकसान है। चलो बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ 9 बजे। बाय बाय।